तीन देवों में से एक, देवों के देव महादेव, जिनका ना ही कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, जो काल से परे महाकाल हैं और ना जाने हमें कितने नामों से पुकारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पार्थ। चलिए चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम, जो भगवान शिव के सभी उपासकों के लिए सबसे सर्वप्रिय स्थानों में से एक है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास और करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगम और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। चूँकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में काफ़ी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। तो आए, इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी और साथ में आपको किस तरीके से इस यात्रा को प्लान करनी चाहिए इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर के धाम साल में 6 महीने के लिए ही बस खुलते हैं, जो कि मुख्यतः मई से दिवाली के अगले दिन भैया दूज तक खुले रहते हैं। अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुख्यतः हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून तक आना होगा। इन तीनों जगहों से केदारनाथ मंदिर की दूरी महज 208 से 230 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से केदारनाथ 208 किलोमीटर, हरिद्वार से केदारनाथ 230 किलोमीटर, वहीं देहरादून से केदारनाथ 250 किलोमीटर की है। कहीं आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भारत के सभी क्षेत्रों से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल जाएगी। वहीं हरिद्वार से ऋषिकेश तक कुछ ही ट्रेन आगे जाती है। चार्जेस एवं बुकिंग आप IRCTC रेलवे की वेबसाइट में जाकर देख एवं बुक कर सकते हैं। हर साल भारत रेलवे स्पेशल ट्रेन चारधाम यात्रियों के लिए चलाती है, जिससे यात्रियों की को सुविधा एवं भीड़ भी ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दूसरा तरीका, आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी महज 250 किलोमीटर की है। यहाँ से 7 राज्यों से डायरेक्ट, वहीं बाकी राज्यों से इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट आपको दिल्ली होते हुए ही यहाँ लाती है। चार्जेस आप मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो जैसे एप्लीकेशन से देख एवं कर सकते हैं। आप जितना पहले बुकिंग करेंगे उतना कम चार्जेस लगेगा। तो अगर आप इस साल आने का सोच रहे हैं तो अभी से इसके लिए बुकिंग कर लें। या फिर आप बस या खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँच अपनी यात्रा कर सकते हैं। मुख्यतः इसके लिए आपको दिल्ली तक आना होगा। यहाँ से आप बस या टैक्सी या सेल्फ रेंटेड कार से आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। चार्जेस आप रेड बस से देख एवं बुकिंग कर सकते हैं। यह चार्जेस आपको 400 रुपये से 900 रुपये के बीच पड़ेगी। या फिर आप हमारी तरह दिल्ली तक फ़्लाइट से आ सकते हैं। फिर आप यहाँ एयरपोर्ट से सेल्फ रेंटेड कार से सीधा केदारनाथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमने सेल्फ रेंटेड कार जूम से की थी, जिसके चार्जेस हमें 11,000 रुपये 5 दिन के लिए लगे थे। वहीं पेट्रोल करीब 6,000 रुपये का लगा था। करीब 4 बजे की सुबह हम दिल्ली से ऋषिकेश के लिए आगे बढ़े। यह दूरी महज 233 किलोमीटर की है, जो आप रोड काफ़ी अच्छा होने के कारण 4 से 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच निकलें, क्योंकि इस समय आपको रास्ते में काफ़ी कम भीड़ मिलेगी। वहीं दोपहर के समय इसी रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको मिल सकती है। आपको रास्ते में 3 टोल नाके मिलेंगे, जिसके चार्जेस 400 रुपये आने और जाने को मिलाकर है। रास्ते में ठंड एवं पॉल्यूशन होने के कारण कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई थी, पर वहीं हम जब ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर जब पहुँचे तो वह धुंध काफ़ी कम सी हो गई थी और मौसम खुल सा गया था। हम करीब सुबह 7 बजे ऋषिकेश पहुंच गए। हमारा प्लान यहाँ एक दिन रुक गंगा आरती की दर्शन कर अगले दिन की सुबह सोनप्रयाग को निकलने का था। यहाँ आपको रुकने की काफ़ी सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आश्रम मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं होटल के चार्जेस 1,000 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। एवं यहाँ ऋषिकेश में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ स्टूडेंट्स या बैचलर्स का ग्रुप साथ में रुक काफ़ी किफ़ायती रेट में रूम बुक कर सकते हैं। हम यहाँ ऋषिकेश में आरिस होटल में रुके थे, जिसके रूम के चार्जेस 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से था। रूम कुछ इस प्रकार से था। सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी थी। कॉन्टैक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप इस होटल पे रूम बुक कर सकते हैं एवं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा कहीं आप बुकिंग पहले करें। हमने कुछ समय होटल पे रेस्ट किया और करीब 4 बजे हम गंगा आरती दर्शन के लिए हरिद्वार की ओर निकल पड़े। रोड काफ़ी अच्छा था, पर संभवतः आपको थोड़ी सी भीड़ मिलेगी,
इसलिए अगर आप ऋषिकेश पे रुके हैं और हरिद्वार की ओर आगे बढ़ रहे हैं गंगा आरती दर्शन के लिए, तो 2 घंटा पहले निकले, जिससे आप दर्शन के लिए समय पे पहुंच सकें। हरिद्वार के पास पुल को पार करते वक्त हमें काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा भगवान शिव की मूर्ति दिखाई दी। आगे पहुंच हमने हर की पौड़ी में कार पार्किंग की। आपको यहाँ 10 से 12 कार पार्क करने की जगह मिल जाएगी, जहाँ आप अपने वाहन को पार्क कर आगे दर्शन के लिए बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़े, जहाँ हमें ब्रिज के नीचे खूबसूरत गंगा नदी बहती हुई दिखाई दी। अभी ठंड का मौसम था, पर तब भी गंगा नदी पे जल का प्रभाव काफ़ी तेज़ था। नवरात्र होने के कारण चारों तरफ काफ़ी भीड़ थी, पर साथ में आए काफ़ी खूबसूरत और अलौकिक सा अनुभव था। गंगा आरती की परंपरा कब से शुरू हुई यह कहना तो मुश्किल है। हालांकि हर की पौड़ी में गंगा आरती की शुरुआत 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। यहाँ मार्च से अक्टूबर में आरती सुबह 5 से 6:30 बजे के बीच होती है, तो शाम की आरती 5:30 से 7 बजे के बीच का रहता है। सर्दी के मौसम में सुबह के समय आरती 6:30 से 7 बजे के बीच, वहीं शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच का रहता है। गंगा आरती देख एवं उसमें स्नान कर वापसी समय हमने दीपदान किया, जो एक काफ़ी खूबसूरत और अच्छा सा अनुभव था। हम थोड़ा सा मार्केट घूमे, कुछ सामान लिए और करीब हम 8 बजे ऋषिकेश के लिए वापस चले गए। आते तक करीब रात 9 बज गए थे। हम काफ़ी थक गए थे और सीधा सो गए। अगले दिन करीब सुबह 6 बजे हम उठे और अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ किया। ऋषिकेश से हम सबसे पहले शिवपुरी की ओर बढ़े। चलिए मैं आपको ऋषिकेश और हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं इसकी जानकारी देता हूं। यहाँ आपको काफ़ी सारी प्राइवेट एवं सरकारी बस टैक्सी मिल जाएगी, जो हर रोज़ सोनप्रयाग तक जाती है। अगर आप बजटेड ट्रिप करना चाहते हैं तो बस सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसके चार्जेस 400 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसकी बुकिंग उत्तराखंड ट्रैवल कॉरपोरेशन या रेड बस, मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर बस स्टेशन से भी डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। बस की टाइमिंग सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, जो आपको शाम 5 से 6 बजे के बीच सोनप्रयाग पहुंचा देती है। साथ ही आपको पर्सनल एवं शेयर टैक्सी का भी ऑप्शन मिलता है। पर्सनल टैक्सी की चार्जेस 3,000 रुपये से शुरू हो जाती है एवं शेयर टैक्सी 1,000 से 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। टैक्सी की चार्जेस सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। साथ में एक और ऑप्शन है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बाइक है, जिसके चार्जेस 600 रुपये प्रतिदिन से शुरू हो जाती है। सभी प्रकार के ट्रैवलिंग ऑप्शन विद उसके चार्जेस आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। मैंने संबंधित वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मई जून में जहाँ चार्जेस थोड़ी ज़्यादा होती है, वही सितंबर अक्टूबर में चार्जेस थोड़ी सी कम। ऋषिकेश से शिवपुरी होते हुए हम आगे बढ़े। रास्ता काफ़ी साफ और चौड़ा था, साथ ही छोटे बड़े पहाड़ और उसमें लगे हरे पेड़ों ने जैसे मानो हमारे इस यात्रा में स्वागत किया हो। सितंबर का मौसम था, पर मौसम खुला होने के कारण टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 से 32 डिग्री के पास था। करदिलिया बागेश्वर होते हुए हम सबसे पहले देवप्रयाग पहुँचे, जो कि ऋषिकेश से मात्र 73 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पहुँचने में हमें करीब 2 से 3 घंटे लग गए। यहाँ रुक हमने ब्रिज पार कर और नीचे संगम देखने के लिए, साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। नीचे हमें पंडित जी मिले, जिन्होंने यहाँ की संपूर्ण जानकारी दी। बताइए, यहाँ से चालू करिए। ये है अलकनंदा। ठीक है। ये आ रही है बद्रीनाथ से। अच्छा। बद्रीनाथ से सतोपंथ, अलकापुरी सतोपंथ है। बद्रीनाथ से आगे 25 किलोमीटर स्वर्गारोहण। ठीक है। स्वर्ग से आ रही है अलकनंदा, और गंगोत्री गौमुख से आ रही है भागीरथी। है ना? ये भागीरथी है। तो राजा भागीरथ भाई थे, अपने पितरों के उद्धार के लिए, है ना, कपिल मुनि के शराब से उनके पौत्र जल गए थे। राजा भगीरथ ने बरसों तप किया। तप करने के बाद धरती पे गंगा बोलाई। सब शिव शंकर का तप किया। शिव शंकर की जटा में वहाँ से भागीरथी निकली हुई गौमुख से। ठीक है। ठीक है। और इसमें ये उत्तराखंड है, यहाँ 5 प्रयाग है। ये उत्तराखंड का पहला प्रयाग द्योग प्रयाग है। ठीक है। ये सुदर्शन क्षेत्र है। यहाँ विष्णु नाभि है, दिव्य क्षेत्र है। पंडित जी थे जो यहाँ पर हर रोज गंगा आरती करते हैं, और पिछले 8 सालों से गंगा आरती करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया कि ये किस तरीके से, कौन सी नदी कहाँ पर से
जुड़ती है और इसका महत्व क्या है, देवप्रयाग का महत्व क्या है, देवप्रयाग की जगह का महत्व क्या है। देवप्रयाग में दर्शन कर हम करीब 11 बजे श्रीनगर के लिए आगे बढ़े। आपको रास्ते में पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत तरीके से घर बनी हुई दिखाई देगी, जो एक अलग सा अनुभव है। साथ ही आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जो हाईवे से कटते हुए दूसरे पहाड़ को जुड़ जाते हैं। श्रीनगर शहर गढ़वाल क्षेत्र का एक बड़ा शहर है, जहां NIT श्रीनगर जैसी बड़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ रुक हमने भोजन किया और फिर आगे रुद्रप्रयाग के लिए बढ़ चले। रुद्रप्रयाग से 19 किलोमीटर पहले कलैसूर में धारी देवी जी का मंदिर है, जहाँ रुक हमने उनकी दर्शन की। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ हर दिन एक चमत्कार सा होता है जिसे देख लोग हैरान से हो जाते हैं। दरअसल यहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति दिन में एक कन्या, दोपहर को एक युवती और शाम होते होते एक बुजुर्ग महिला की तरह नजर आती है। यह नज़ारा हैरान कर देने वाला होता है। यह मंदिर झील के बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ एवं तीर्थ यात्रियों की रक्षा देवी भी माना जाता है। इसलिए अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर आ रहे हैं तो माता के दर्शन जरूर करें। यहाँ की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गई थी। साथ में मौजूद उसमें माता की मूर्ति भी बह गई थी और वह दारो गांव के पास आकर एक चट्टान से टकरा गई। उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज़ निकली, जिसने वहाँ गांव वालों को मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहाँ माता की मूर्ति स्थापित की। यह वही मंदिर है। हम माता के दर्शन कर आगे रुद्रप्रयाग की ओर बढ़े। माता जी के दर्शन कर हम आगे रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ चले। अभी भी ज़्यादा गर्मी थी और कुछ स्थानों में बड़े पुल एवं रोड का निर्माण हो रहा था। करीब 3 बज रहे थे जब रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी महज 80 किलोमीटर बच गई थी। आगे ब्रिज को पार कर हम सोनप्रयाग की ओर बढ़ चले। आगे बढ़ रोड काफ़ी खूबसूरत और चौड़ा सा हो गया था और यह इस जर्नी का एक काफ़ी खूबसूरत हिस्सा था। जहाँ बाजू से भागीरथी नदी बह रही थी, वहीं आसपास खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आगे में हमें एक जगह दिखाई दिया जहाँ नीचे उतर हम भागीरथी नदी को काफ़ी पास से देख सकते थे। तो पास में एक अच्छा लोकेशन, हम लोग के लिए नया लोकेशन, इससे पहले नहीं आया हुआ है। तो ये है भागीरथी, जो यहाँ से बहते हुए देवप्रयाग से में जो जाकर जिनका संगम मिलता है। हम यहाँ पर से नीचे जाने का है, तो नीचे जाएंगे और जाकर देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ना ऊपर से। और देखो घोड़ा भी आ रहा है। चलिए। कुछ छोटे पत्थरों एवं पानी को पार कर हमें यह खूबसूरत नज़ारा दिखा। तो ये है मंदाकिनी रिवर। इतना पास और काफ़ी साफ़ पानी दिख रहा है। पत्थर है ना, जैसे आप आएंगे तो पत्थर भी राउंडेड शेप में है, तो आप कभी भी खाली पैर भी चढ़ोगे तो ऐसा कभी दर्द वर्द नहीं होता। तो ये है। हम यहाँ 4 से 5 घंटा रुकना चाहते थे, पर शाम होते देख करीब 1 घंटा रुक उस जगह से हम आगे की ओर बढ़ चले। हाँ, तो जो कसर बच गया था ना हिमाचल ट्रिप में, पानी के पास जाना या फिर उतरना, क्योंकि वहाँ एल्टीट्यूड काफ़ी हाई था और इस कारण थोड़ा सा वहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बट यहाँ हाइट ओके है, अप्रॉक्सीमेट लगता है 800 से 900 मीटर की हाइट है, तो यहाँ ये सब करना आसान है। तो अब हम सोनप्रयाग जा रहे हैं और सोनप्रयाग से फिर केदारनाथ जी। चलिए आगे मिलते हैं। अभी 4 बज रहे थे और हमें करीब 50 किलोमीटर और कवर करना था। इस कारण हम बिना रुके डायरेक्ट सोनप्रयाग की ओर बढ़ चले। फाटा से आपको रास्ता थोड़ा सा सकरा और घुमावदार मिलेगा, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर आ रहे हैं तो इस रूट को अंधेरा होने से पहले ही कवर कर लें और सोनप्रयाग पहुंच जाएं।
आपको रास्ते में काफ़ी सारे होटल और लॉज दिखेंगे जहां आप बुकिंग कर वहां उस रात को रुक अगले दिन केदारनाथ के लिए बढ़ सकते हैं। अगर आप मई जून जुलाई वाले मंथ में आ रहे हैं तो पहले से इस होटल या लॉज की बुकिंग कर लें। आप जितना पास गौरीकुंड से हो सके उतनी पास रहने की बुकिंग करें, जिससे आपको अगले दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए कम समय लगे। करीब 6 बज रहे थे जब शाम को हम सोनप्रयाग पहुँचे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हमने खाना खाया और करीब रात 10 बजे सो गए। हम अगले दिन सुबह 5 बजे उठे और जाने की तैयारी करने लगे। चलिए मैं आपको यहाँ रूम की जानकारी दे दूँ। सोनप्रयाग में मैं आपको 2 तरीके का रूम दिखाना चाहता हूँ जहाँ आप रुक सकते हैं। पहला है श्री हरि रेस्टोरेंट जो कि सिरसी में लोकेटेड है और यहाँ से हेलीपैड भी काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर केदारनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं तो यह सबसे सही स्थान है रुकने के लिए। यहाँ रुकने के लिए आपको 100 मीटर नीचे आना होगा। नीचे आपको 8 से 10 कॉटेज बने हुए मिल जाएंगे। हर कॉटेज में 2 से 3 लोगों की रुकने की व्यवस्था है और रूम कुछ इस प्रकार से है। अभी रूम के चार्जेस जो कि सितंबर में 2500 रुपये है, वही मई जून में जा चलते यह चार्जेस 3000 रुपये तक पहुँच जाता है। एक लेट बाथ के साथ बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है और यहाँ आपको खाने से लेकर हर सुख सुविधाएं मिलेगी। वही दूसरा होटल सोनप्रयाग में मंदाकिनी रिवर रिजॉर्ट है। रूम कुछ इस प्रकार से है। वहीं यहाँ भी आपको खाने से लेकर हर सुख सुविधाएं मिलेंगी। सितंबर अक्टूबर में चार्जेस 1500 रुपये के आसपास हैं, वहीं मई जून में 2500 से 3000 रुपये के बीच होते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो यह सबसे सही जगह है रुकने के लिए। तो आखिरकार हम करीब 1700 किलोमीटर की यात्रा कर अपने घर से अंततः सोनप्रयाग पहुँच गए। यहाँ तक आने का साधन कोई भी हो, पहुँचना तो हम सभी को महादेव के द्वार ही है। अब मात्र 24 किलोमीटर की यात्रा और बच गई है, जिसमें हम करीब 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। पर इसका भी एक अलग ही मज़ा है जो आप इस वीडियो के अगले भाग में देख सकते हैं। आज से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। आशा करता हूँ आप सभी को जो इस यात्रा को करने जा रहे हैं उन सभी की यात्रा मंगलमय हो। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कहकर हर 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 महादेव।